नमस्कार दोस्तों। मैं शिवमन सोलंकी अपने यूट्यूब चैनल लॉ टेस्टिंग प्लस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट 2013 के ऊपर चर्चा करूंगा। सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट 2013 का यदि मैं पूरा नाम कहूं तो इसको दी सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रीएड्रेसल एक्ट 2013 कहते हैं। इस एक्ट में टोटल जो है 30 सेक्शंस हैं और 8 चैप्टरों में इसको बांटा गया है। ये सेक्शन जो को एक्ट नंबर है सेक्शन 14 एक्ट नंबर 14 है। इस एक्ट की उत्पत्ति के लिए जो केस लॉ बताया जाता है, जो लीडिंग केस लॉ है, वो विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 का है। इस एक्ट को 22 अप्रैल 2013 को राष्ट्रपति के द्वारा एसेंट मिली थी और 9 दिसंबर 2013 को इसको इन्फोर्समेंट किया गया था। यानी डेट ऑफ इन्फोर्समेंट इसकी है 9 दिसंबर 2013। आज मैं जो आप पर चर्चा करूंगा इस एक्ट में कि इस एक्ट में यदि कंप्लेंट करना हो तो उस कंप्लेंट कैसे की जाएगी, उस कंप्लेंट के ऊपर चर्चा करूंगा। कंप्लेंट के लिए जो ये सेक्शन यहाँ पर दिया गया है सेक्शन 9 है। आइए सेक्शन 9 पर चलते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं कि सेक्शन 9 क्या कहता है। यस, सेक्शन 9 में कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात कही गई है और इसको 2 सब क्लासों में बांटा गया है और पहले सब क्लास को में 2 प्रोविज़ो भी लगाए गए। तो आइए सेक्शन 9 किस वर्कमैन कंपनसेशन द सेक्सुअल हैरेसमेंट्स ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 में यदि कंप्लेंट करनी हो तो कैसे कंप्लेंट की जाएगी। एनी अग्रीड वुमेन may make in writing a complaint of sexual harassment at workplace to the internal committee if so constitute or the local committee in case it is not so constitute within the period of 3 months from the date of incident, and in case of series of incident within the period of 3 months from the date of last incident। तो ये बताया गया है कि यहाँ पर जो पीड़ित महिला है वो 3 महीने के अंदर जो होगी वो कंप्लेंट करेगी। यदि कोई ऐसा अपराध है जो कंटिन्यू नेचर का है तो उसमें जो लास्ट इंसिडेंट होगा उससे 3 महीने के अंदर वो कंप्लेंट करेगी। तो कंप्लेंट किसको करेगी? कंप्लेंट जो होगी वो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को करेगी या फिर लोकल कंप्लेंट कमेटी को करेगी। अब इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के बारे में सेक्शन 6 में बताया गया है और लोकल कंप्लेंट कमेटी के बारे में सेक्शन 7 में बताया गया है, जिसको हम आगे जो है चर्चा करेंगे। यानी कि अपने अगले लेक्चर में या आने वाले किसी लेक्चर में चर्चा करेंगे। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के बारे में सेक्शन 4 में चर्चा की गई है जो उसके कॉन्स्टिट्यूशन की बात कहता है, और सेक्शन 7 जो होगा वो लोकल कंप्लेंट कमेटी की बात करता है। तो यहाँ पर 3 वर्ड आए क्लास 1 में। पहला क्लास में ये वर्ड आया एग्रीड वोमेन, कि एग्रीड वोमेन क्या चीज़ है। तो एग्रीड वोमेन की डेफिनेशन सेक्शन 2
ए में दी गई है। तो वहाँ पर एग्रीड वुमेन मीन्स बताया गया है कि इन रिलेशन टू ए वर्क प्लेस ए वुमेन एट एनी एज whether employed or not with who alleged to have been subjected to any act of sexual harassment by the respondent। किसी कार्यस्थल के संबंध में और किसी भी एज की महिला हो, जो या नियोजित हो या नहीं हो, यानी कि अगर वो कुछ घंटे के लिए भी आई है या कुछ दिनों के लिए भी आई है या कुछ विशेष प्रोजेक्ट के लिए भी आई है, तो उसका नियोजन माना जाएगा। और वो ये वर्क प्लेस पे यदि इसका कुछ सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है रिस्पोंडेंट के द्वारा, यानी किसके द्वारा, एम्प्लॉयर के द्वारा या फिर एम्प्लॉय के द्वारा। यहाँ पर सेक्सुअल हैरेसमेंट दोनों ही लोग कर सकते हैं। कौन कर सकता है, मालिक भी कर सकता है या फिर सहकर्मी भी कर सकता है। अब इसी एग्रीड वुमन के क्लास 2 में बताया गया है इन रिलेशन टू ए डेवलिंग हाउस प्लेस और हाउस और वुमन एट एनी एज हू इज एम्प्लॉयड इन सच ड्वेलिंग प्लेस और हाउस, यानी कि डोमेस्टिक जो महिला है, घरों में काम करने वाली जो महिलाएं हैं, अगर उनके द्वारा उनके ऊपर कोई उत्पीड़न होता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, तो उसकी भी कंप्लेन जो होगी वो इस एक्ट में की जा सकती है। तो पहला वर्ड हमारा था एग्रीड वुमेन, जो सेक्शन 9 के क्लास 1 में आया था, और दूसरा वर्ड हमारा आया था इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के बारे में सेक्शन 4 में बताया गया है, जहाँ पर ये कहा गया है कि अगर 10 या उससे अधिक कर्मचारी किसी संस्था में काम कर रहे होंगे तो वहाँ पर इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाना अनिवार्य है, और अगर 10 से कम है तो लोकल कंप्लेंट बनेगी। लेकिन ये कहना पूर्णतः सही नहीं है। लोकल कंप्लेंट कमेटी अगर 10 से अधिक भी होंगे तब भी लोकल कमेटी जो है फॉर्म की जाती है। इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह ये है कि अगर किसी सहकर्मी के खिलाफ जो है यदि कोई काम करना हो तो उसके लिए तो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी सफिशिएंट है। लेकिन अगर प्रिंसिपल यानी कि जो उसका मालिक है, जो एचओडी है, उसके खिलाफ यदि इंटरनल कमेटी काम करेगी तो बायस हो सकती है। तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर लोकल कंप्लेंट कमेटी के द्वारा जो है इस तरह की जो है कंप्लेंट ली जाती है। इसलिए इंटरनल कंप्लेंट कमेटी और लोकल कंप्लेंट कमेटी दोनों ही बनाई जाती है। तो अब हम फिर पुनः अपने विषय की ओर चलते हैं। हमारा आज का विषय है कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, यानी सेक्शन 9। तो सेक्शन 9 के क्लास 1 को हम पुनः एक बार पढ़ लेते हैं, जहाँ पर ये बताया गया था कि एनी एग्रीड वुमेन मेक इन राइटिंग, यानी कंप्लेंट जो होगी वो इन राइटिंग में होगी, ए कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस to the internal committee if so constituted or the local committee in case it is not constituted within a period of 3 months from the date of incident, and in the case of series of incident within a period of 3 months from the date of last incident। यानी एग्रीव्ड जो महिला होगी, पीड़ित जो महिला होगी, वो 3 महीने के अंदर इंसिडेंट जो भी घटना होनी है, जो घटना सेक्सुअल हैरेसमेंट की हुई है, उसके 3 महीने के अंदर लोकल कंप्लेंट कमेटी या फिर इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को कंप्लेंट करेगी। और यदि कोई ऐसी घटना है जो कि श्रृंखलाबद्ध है तो उसकी जो अंतिम घटना होगी, उस अंतिम घटना से 3 महीने के अंदर उसे कंप्लेंट करनी होगी। प्रोवाइडेड दैट, नीचे एक प्रोविजो लगा हुआ है, provided that where such complaint cannot be made in writing, the presiding officer or any other member of the internal committee or the chairperson or any member of the local committee, as the case may be, he shall render all reasonable assistance to the woman for making the complaint in writing। यहाँ पर प्रोविजन में बताया गया है यदि महिला के द्वारा कंप्लेंट जो है इन राइटिंग में नहीं दी गई है तो ऐसी परिस्थिति में तो जो इंटरनल कमेटी
कंप्लेंट कमेटी के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं और जो उसके मेंबर्स हैं उनके द्वारा उस मौखिक कंप्लेंट को रिटन कंप्लेंट में दर्ज कराने हेतु पर्याप्त सहायता की दी जाएगी। और अगर लोकल कंप्लेंट कमेटी है तो उस कंडीशन में लोकल कंप्लेंट कमेटी के जो चेयरमैन होंगे और जो उसके मेंबर होंगे वो रीजनेबल असिस्टेंस देंगे उस वुमन को फॉर द मेकिंग कंप्लेंट इन राइटिंग, यानी कि उसको राइटिंग में कंप्लेंट करने के लिए, लिखित में कंप्लेंट करने के लिए उसके द्वारा मदद की जाएगी। इसी के नीचे एक और प्रोविजो क्लास 1 में लगा हुआ है जहाँ पे बताया गया है कि प्रोवाइडेड फर्दर that the internal committee or as the case may be in the local committee may for the reason to be recorded in writing extend the time limit not exceeding 3 months if it satisfies the circumstances where such which prevented the woman for filing a complaint within the said period। यहाँ पर ये बताया गया है कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी यानी आईसीसी और लोकल कंप्लेंट कमेटी यानी एलसीसी को यदि 3 महीने के अंदर महिला कंप्लेंट नहीं कर पाती है और इंटरनल कंप्लेंट कमेटी और लोकल कंप्लेंट कमेटी जो कोई भी जिसके भी सामने कंप्लेंट जा रही है अगर उसको समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थी जिसमें महिला उक्त अवधि के भीतर परिवाद फाइल करने से उसको निवारित किया गया था, रोका गया था, तो वो परिवाद फाइल करने की सीमा को 3 महीने तक बढ़ा सकती है। तो कुल मिलाकर के कंप्लेंट जो होगी वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं फाइल होगी, यानी 3 महीने तो इसका लिमिटेशन है ही है और 3 महीने के बाद जो है रीजनेबल कॉज के माध्यम से 3 महीने और बढ़ा दिया, यानी टोटल 6 मंथ। अब इसके क्लास 2 के ऊपर चलते हैं। क्लास 2 बताता है वेयर द एग्रीड वुमन टू अनेबल टू मेक ए कंप्लेन ऑन अकाउंट और हर फिजिकल और मेंटल इनकैपेसिटी और डेथ और अदरवाइज हर लीगल एयर और सच अदर पर्सन एज मे बी प्रेस्क्राइब मे मेक ए कंप्लेन अंडर दिस सेक्शन। यानी कि जो एग्रीड महिला है अपनी शारीरिक या मानसिक असमर्थता के कारण या उसकी मृत्यु हो जाने के कारण या अदरवाइज कोई अन्य कारण के कारण परिवाद करने में असमर्थ है, तो जो उसके विधिक वारिस होंगे यानी कि लीगल एयर्स होंगे या ऐसा कोई अन्य व्यक्ति जो विहित किया जाए यानी प्रिस्क्राइब किया जाए, इस धारा के अधीन परिवाद कर सकता है। ये क्लास 2 में बताया गया है। क्लास 2 में ये बताया गया है कि परिवाद जो होगा ये जरूरी नहीं कि महिला ही करे। अगर महिला किसी वजह से कुछ मेंटल और फिजिकल इनकैपेसिटी हो जाती है उसकी, या उस महिला की मृत्यु हो जाती है या फिर अन्य कोई कारण हो जाता है इसकी वजह से परिवाद वो नहीं फाइल कर पा रही, तो ऐसी स्थिति में जो उसके लीगल एयर है वो परिवाद फाइल कर सकते हैं या फिर अन्य कोई प्रिस्क्राइब पर्सन वो भी परिवाद को फाइल कर सकता है। तो ये सेक्शन 9 में जब भी इस तरह की कंप्लेंट आएगी तो सेक्शन 9 में कंप्लेंट फाइल की जाएगी। अब सेक्शन 9 की जो क्लास 2 की जो धारा है उसमें फॉर द पर्पस ऑफ सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 9 where the aggrieved woman is unable to make a complaint on account of her physical or incapacity, a complaint may be filed by किसके द्वारा फाइल की जा सकती है, हर रिलेटिव और फ्रेंड्स और हर कोवर्कर और एनी ऑफिसर ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन और स्टेट वुमेन कमीशन और एनी पर्सन हुज नॉलेज ऑफ द इंसिडेंट विद इन द राइटिंग कंसेंट ऑफ द एग्रीड वुमेन। जहां व्यथित व्यक्ति अपनी शारीरिक असमर्थता के कारण शिकायत करने में असमर्थ है वहां निम्नलिखित व्यक्तियों के द्वारा शिकायत फाइल की जा सकती है। पहला, उसके नातेदार या मित्र के द्वारा या उसके सहकर्मी के द्वारा या राष्ट्रीय महिला आयोग या राज्य महिला आयोग के कोई अधिकारी के द्वारा या व्यथित महिला की लिखित सम्मति से कोई ऐसा व्यक्ति जिसे घटना की जानकारी हो, तो ऐसे लोगों के माध्यम से भी धारा 9 की धारा 2 के अंतर्गत जो है कंप्लेंट फाइल की जा सकती है।
अगर व्यथित महिला फाइल करेगी तो धारा 9 उपधारा 1 में फाइल करेगी। अगर कोई अन्य व्यक्ति फाइल करेगा तो धारा 9 की उपधारा 2 में फाइल करेगा। आगे समझने का प्रयास करते हैं। वेयर द एग्रीव्ड वुमेन इज अनेबल टू मेक ए कंप्लेन ऑन अकाउंट ऑफ her mental incapacity, a complaint may be filed by her relative or friend, a special educator, a qualified psychiatric or psychologist, the guardian or authority under whose care she is receiving treatment or care। तो अभी जो पहले मैंने आपको बताया था वो मैंने आपको ये बताया था कि यदि महिला जो होगी वो फिजिकली इनकैपेसिटी थी तो उस कंडीशन में कौन कौन फाइल कर सकता था। अब मैं आपको बताने के प्रयास कर रहा हूँ कि अगर महिला जो होगी मेंटल इनकैपेसिटी हो जाएगी तो मेंटल इनकैपेसिटी की स्थिति में जो कंप्लेंट जो होगी उसके रिलेटिव और फ्रेंड के द्वारा फाइल की जाएगी, उसके स्पेशल एजुकेटर के द्वारा फाइल की जा सकती है, या फिर क्वालिफाइड साइकेट्रिक्स या फिर साइकोलॉजिस्ट के द्वारा फाइल की जा सकती है, या फिर गार्जियन और अथॉरिटी अंडर हुज केयर इज रिसीविंग ट्रीटमेंट और केयर, यानी कि उसके नातेदार या मित्र, कोई विशेष शिक्षक, कोई आहृत मनोविकार विज्ञानी या मनोवैज्ञानिक या संरक्षक या प्राधिकारी जिसके अधीन वह उपचार या देखरेख प्राप्त कर रही है। तो यहाँ पर जो मैं सेक्शन 9 के क्लास 2 में अगर महिला नहीं फाइल कर पाती है फिजिकल इनकैपेसिटी के चक्कर में तो उसमें कौन फाइल करेगा इसके बारे में चर्चा की। अगर महिला मेंटल इनकैपेसिटी हो जाती है तो उस परिस्थिति में उसकी तरफ से कौन कंप्लेन कौन फाइल करेगा इसके विषय में मैंने चर्चा की है। अब आगे देखते हैं। एनी पर्सन हु हैज़ नॉलेज ऑफ द इंसिडेंट jointly with her relative or friend or a special educator or qualified psychiatric or psychologist or guardian or authority under whose care she is receiving treatment or care, उसके नातेदार, दोस्त या विशेष शिक्षक या हर्ता प्रताप प्राप्त मनोविकार वैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक या संरक्षक या उसके प्राधिकारी जिसके अधीन वो उपचार देखरेख प्राप्त कर रही थी के साथ संयुक्त रूप से ऐसा व्यक्ति जिसके लैंगिक उत्पीड़न की जानकारी है वो भी फाइल कर सकता है। यानी किसी को अगर ये इस बात की जानकारी हो तो वो ज्वाइंट कंप्लेंट भी फाइल कर सकता है। किसके साथ ज्वाइंट कंप्लेंट होगा? उसके नातेदार या मित्र के द्वारा, उसके किसी विशेष शिक्षक के द्वारा, या फिर साइकेट्रिक या साइकोलॉजिस्ट के साथ ज्वाइंट होकर फाइल कर सकता है, या जिसके अंदर उसका कोई ट्रीटमेंट चल रहा हो उसके साथ ज्वाइंट होकर कंप्लेंट फाइल कर सकता है, या उसके गार्जियन के द्वारा ज्वाइंट कंप्लेंट फाइल कर सकता है। तो यहाँ पर ज्वाइंट कंप्लेंट भी दी जा सकती है। आगे देखिए। वेयर द एग्रीड वुमन फॉर एनी अदर पर्सन इज अनेबल टू मेक ए कंप्लेन में बी फाइल फॉर बाय एनी पर्सन हु इज नॉलेज ऑफ द इंसिडेंट विद हर रिटन कंसेंट। जहां व्यथित महिला किसी कारण से शिकायत करने में असमर्थ है, वो कोई भी कारण हो सकता है, वहां उसकी लिखित सहमति से यानी कि उसकी रिटर्न कंसर्न से ऐसा व्यक्ति के द्वारा शिकायत फाइल की जा सकती है जिसे घटना की जानकारी हो, यानी कि जिसने घटना को पूर्णतः जानकारी जिसको है कि इस महिला के साथ लैंगिक उत्पीड़न हुआ था कार्यस्थल पर, तो ऐसी महिला की रिटर्न कंसर्न से वो शिकायत फाइल कर सकता है। वेयर द एग्रीड वुमन इज डेड ए कंप्लेंट में बी फाइल बाय एनी पर्सन who has knowledge of the incident within the written consent of his legal heir। जहाँ पर यदि व्यथित महिला की मृत्यु हो जाती है और जहाँ एक शिकायत घटना के जानकार के द्वारा की जाती है तो वो वहाँ पर वो कंसेंट जो होगी उसके विधिक वारिस के द्वारा लिखित रूप से फाइल ली जाएगी। यानी कि अगर व्यथित महिला की मृत्यु हो जाती है तो उसके लीगल एयर अगर लिखित सहमति देते हैं तो ऐसी परिस्थिति में जिस व्यक्ति को लैंगिक उत्पीड़न की घटना की जानकारी है उनकी लीगल एयर की लिखित सहमति से वो शिकायत फाइल कर सकता है। किसके सामने फाइल होगी? शिकायत जो फाइल होगी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के सामने या लोकल कंप्लेंट कमेटी के सामने, या फिर सीधे फर्स्ट क्लास में जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के सामने भी वो फाइल कर सकता है।
यानी कि व्यथित महिला कंप्लेंट जो होगी, ऐसा नहीं कि सिर्फ दो ही फोरम है, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी और लोकल कंप्लेंट कमेटी, वो सीधे कोर्ट में भी फाइल की जा सकती है। तो ये आपने देखा कि आज मैंने आपसे महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष नियम 2013 एक्ट 2013 के ऊपर चर्चा की है, जहाँ पर आज मैंने आपको बताया कि सेक्शन 9 में कंप्लेंट फाइल होगी और सेक्शन 9(1) में कंप्लेंट जो होगी व्यथित महिला के माध्यम से फाइल की जाएगी और सेक्शन 9 सब क्लास 2 में व्यथित महिला के अलावा कोई अन्य व्यक्ति भी कंप्लेंट फाइल कर सकता है अगर महिला किसी कारण से कंप्लेंट फाइल करने में असमर्थ हो जाती है। तो फिजिकल इनकैपेसिटी में कौन कौन कंप्लेंट फाइल करेगा, मेंटल इनकैपेसिटी में कौन कौन कंप्लेंट फाइल करेगा, और जिसको घटना की जानकारी है तो किसी अन्य किन व्यक्तियों के साथ मिलकर के जॉइंट कंप्लेंट फाइल करेगा। अगर व्यथित महिला किसी कारण से कंप्लेंट नहीं कर पा रही तो उसकी लिखित कंसर्न से घटना का जानकार व्यक्ति कंप्लेंट फाइल कर सकता है। अगर व्यथित महिला की मृत्यु हो जाती है तो उसके विधिक जो वारिस हैं उनकी लिखित कंसर्न से घटना का जानकार आदमी कंप्लेंट फाइल कर सकता है। तो इन सब विषयों पर मैंने आज चर्चा की। यहाँ आपको एक चीज़ और बताना बहुत मैं आवश्यक समझता हूँ कि महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013 को PCSJ यूपी PCSJ के सिलेबस में शामिल कर लिया गया है। इसलिए आप इस एक्ट की जानकारी जो PCSJ की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए अति आवश्यक है। और चूँकि यह नया एक्ट है तो ये निश्चित सी बात है कि इसमें से क्वेश्चन जो है ज़्यादा से ज़्यादा आने की संभावना है। यदि आपको मेरा चैनल समझ में आता है तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल का नाम है लॉ टेस्टिंग प्लस। जय हिंद, जय भारत।